अब तक आपने देखा भानु नाम का एक लड़का खेतों में खेलते खेलते घर से बिना बताए गहरे जंगल की तरफ निकल जाता है। वहां उसे किसी के कहराने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वह बहुत ज्यादा डर जाता है। जब वह पास जाकर देखता है तो वहां एक सिपाही घायल अवस्था में पड़ा हुआ मिलता है, जिसे कि 4 गोलियां लगी हुई होती हैं। यह देखकर भानु बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने लगता है। तभी सिपाही उसे कहता है कि मेरी मदद करो और जाकर मेरे आर्मी चौकी में यह संदेश पहुंचा दो कि पाकिस्तान से कुछ घुसपैठिए हमारे एरिया में घुस गए हैं। यह सुनकर भानु हैरान हो जाता है और हिम्मत जुटाकर सिपाही की मदद करने की ठान लेता है। अब देखिए आगे। भानु डर के मारे तेजी तेजी से गांव की तरफ भाग रहा होता है। उसके छोटे से दिल में एक सिपाही की जान बचाने की जिम्मेदारी थी। रास्ते भर उसे उसी फौजी के घायल शरीर की याद आती रही। जाओ बच्चे जाओ, तुम्हें यह काम करना ही होगा। हमारे देश के लिए तुम्हें यह काम करना ही होगा। यह शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। गांव पहुंचते ही भानु सीधे फौजियों की चौकी की तरफ भागा। चौकी पर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां कुछ फौजी आपस में बात कर रहे हैं। भानु हाफते हुए उनके पास पहुंचा और लड़खड़ाती जबान में बोला, मैं जंगल में सर, मैं एक सर को सर। अरे क्या हुआ बच्चे? तुम और यहाँ कैसे आ गए? सर जंगल में मैंने एक फौजी को वहाँ सर मैं मर जाएगा सर बचा लो। अरे तुम आराम से बैठो और बताओ मुझे क्या हुआ है। सर मैं मर जाएगा, आप प्लीज मेरे साथ चलिए। अरे कौन मर जाएगा बेटा, और मैं कहाँ चलूं तुम्हारे साथ? आराम से बताओ कि बात है क्या? तुमने ऐसा क्या देख लिया है जंगल में? सर मैंने देखा कि जंगल में एक सिपाही अंकल घायल पड़े हुए हैं। उन्हें बहुत ज्यादा चोट लगी है और शरीर से बहुत खून बह रहा है। सर प्लीज उन्हें बचा लीजिए और आप मेरे साथ चलिए। अरे पर हमारे तो सारे फौजी यहीं पर हैं। बच्चे लगता है तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। नहीं सर प्लीज आप एक बार और चेक कर लीजिए। मैं सच बोल रहा हूँ, मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं जब मैं जंगल में गया तो मैंने देखा एक सिपाही अंकल वहाँ बुरी तरह घायल अवस्था में पड़े हुए थे और जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे मदद लाने के लिए कहा और कहा कि तुम गांव के पास जो हमारी चौकी है वहां जाकर बता देना कि पाकिस्तान से कुछ घुसपैठिए हमारे एरिया में घुस आए हैं और उनसे लड़ते मुझे 4 गोलियां लग गई हैं। सर आप प्लीज चलिए मेरे साथ, हमें उन्हें बचाना ही होगा। यह सुनकर कर्नल हैरान हो जाते हैं और तभी तुरंत वायरलेस पर अपने एरिया के सभी सिपाहियों को पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढूंढने के लिए अलर्ट कर देते हैं और फिर फटाफट कुछ फौजियों के साथ भानु को लेकर जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ फौजी भानु के घर उसके दादाजी को यह सब बताने के लिए भानु के घर आते हैं। अरे सुनो, यह भानु का ही घर है ना? हमें उसके दादाजी से मिलना है। हाँ साहब, आप सही जगह पर आए हैं। मैं ही हूँ उसका बाबा। पर आप यहाँ सब ठीक तो है ना? मेरा भानु ठीक तो है ना साहब? वह तो एक छोटा सा बच्चा है और आज उसे ढूंढने आप साहब लोग आए हैं। क्या हुआ साहब जी? सब ठीक तो है ना? मेरा भानु ठीक है ना?
हाँ हाँ वह ठीक है, कर्नल साहब ने तुम्हें चौकी में बुलाया है और तुम हमारे साथ चलो। पर क्या हुआ है? अरे अरे डरने की बात नहीं है, भानु बेटा बिल्कुल ठीक है। बस तुम अभी ज्यादा सवाल जवाब मत करो और सीधा हमारे साथ चलो। वहीं दूसरी तरफ भानु और कर्नल घायल सिपाही को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, पर पूरे जंगल में बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें यह पता ही नहीं चलता कि वह फौजी आखिर है कहाँ। आखिरकार ढूंढते ढूंढते वह उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां वह घायल फौजी पड़ा हुआ होता है। अरे अरे अमरनाथ, तुम ठीक तो हो ना? सोल्जर्स मूव फास्ट, जल्दी जल्दी मूव, जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेके जाओ, यह अभी जिंदा है, मूव फास्ट। सर वह पाकिस्तानी घुसपैठिए उनका। घबराओ मत अमरनाथ, उनके लिए हमने एक टीम भेजी है, वह उनकी लोकेशन ट्रेस करके उन्हें वही मार देंगे। फिर सभी आर्मी एम्बुलेंस से घायल सिपाही को फटाफट चौकी वापस ले आते हैं और अमरनाथ सिपाही का इलाज शुरू हो जाता है। तभी थोड़ी देर बाद ही भानु के बाबा भी वहां पहुंच जाते हैं। अरे अरे भानु बेटा, तू ठीक तो है ना बेटा? मुझे लगा तुझे कुछ हो गया है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि यह बिल्कुल सही सलामत है। हाँ बाबा, शुक्रिया तो हम सबको भानु का करना चाहिए। आज इसकी बहादुरी की वजह से ही हमारा एक फौजी भाई की जान बच पाई है और हमें पाकिस्तानी घुसपैठियों का पता चल पाया। वाह भानु बेटा, तुम जैसे देशभक्तों को हमारा सलाम है। नमन है तुम्हारे माता पिता को और नमन है तुम्हारे बाबा को। यह सुनकर भानु के बाबा का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और वह खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। उस दिन भानु ने न केवल एक सिपाही की जान बचाई बल्कि देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी निभाया। यह घटना उसके बचपन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। उसके अंदर का देशभक्ति का जज्बा और भी गहरा हो गया। उसने ठान लिया कि वह बड़ा होकर जरूर फौज में जाएगा और अपने देश की रक्षा करेगा। भानु की इस बहादुरी से पूरे गांव में उसकी एक पहचान बन गई। अब उसे केवल एक छोटा बच्चा नहीं बल्कि एक बहादुर बालक के रूप में देखा जाने लगा। उसने यह साबित कर दिया कि हिम्मत और निडरता किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। बहुत समय पहले की बात है। मंगलपुर गांव में चंदू नाम का एक चोर रहा करता था। चंदू को गांव वाले चंदू डाकू के नाम से बुलाते थे। चंदू अब तक गांव में बहुत लोगों के घर डकैती और काफी लोगों को मार चुका था, जिसके चलते पूरा गांव चंदू से बहुत ज्यादा डरता था। अरे यह पूरे गांव वालों को क्या हो गया है भला? सरकार, आपके डर से पूरे गांव के सभी लोग अपने अपने घर में छुपे हैं। मेरे डर से? हम चाहे तो किसी भी घर में डाका डाल दें। जी सरकार, आपका डर इतना है कि मंगलपुर का बच्चा बच्चा आपसे डरता है सरकार। फिर थोड़ी देर बाद चंदू चोरी करने के लिए गांव के एक घर में घुस जाता है। वह घर गांव के एक बूढ़े इंसान रामलाल का था। रामलाल बहुत सालों से अपने बेटे का इंतजार कर रहा होता है। उसका बेटा शहर पैसे कमाने के लिए गया था और फिर वह वापस ही नहीं लौटा। अरे कौन है जो इतनी रात को यहाँ आया है? कोई बोलेगा या नहीं? बेटा रवि, कहीं तू ही तो नहीं आया? तूने बहुत दिन लगा दिए अपने इस बूढ़े बाप से मिलने के लिए। देख, तुझे देखने के लिए मेरी आंखें बूढ़ी हो चली है बेटा। यह सब सुनकर चंदू घर में इधर उधर देखने लगता है। अरे बेटा, तुम कौन हो और मुझ बूढ़े इंसान के पास तुम्हें क्या मिलेगा भला?
मैं तो खुद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हूँ। बेटा, क्या तू मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देगा? अबे बुड्ढे चुप, मैं कोई तेरा बेटा नहीं हूँ। तुझे पता भी है मैं कौन हूँ। चंदू डाकू नाम है मेरा, जो तेरा काल बन के यहाँ आया है। अब अगर जान प्यारी है तो घर में जो भी माल छुपा कर रखा है बाहर निकाल दे बुड्ढे। अरे बेटा, मुझ बूढ़े के पास कैसे धन दौलत? मेरा तो एक ही बेटा था, वह भी मुझे छोड़कर चला गया। पर मैं तो तुझे एक ही सलाह दूंगा कि तू भी यह काम छोड़कर एक नेक इंसान बन जा। तू मेरे बेटे जैसा ही तो है। मैं नहीं हूँ किसी का बेटा। मुझे लगता है कि इस बूढ़े के पास कुछ नहीं है देने को। खामखा ही मेरा समय बर्बाद हो गया यहाँ आके। ऐसा कहकर चंदू वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह चंदू रात में हुई बूढ़े इंसान की सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही होती हैं। उस बेचारे का कोई नहीं इस दुनिया में। कैसा बेटा है उसका, जो अपने बूढ़े बाप को छोड़कर चला गया। एक हमें देख लो, हमारे माँ बाप ना होने के कारण हम डाकू बन गए, पर उस बूढ़े इंसान ने मुझे अपना बेटा बोला। अबे छोड़ चंदू, ऐसे बहुत लोग आते हैं जिंदगी में, पर यार आज तक किसी ने मुझे बेटा नहीं बोला था। और उसकी आखिरी ख्वाहिश भी तो थी, पता नहीं क्या थी उसकी आखिरी ख्वाहिश। यह सब बातें चंदू के दिमाग में घूम रही होती हैं। फिर अगली रात चंदू अकेला ही बूढ़े बाबा के पास जाता है। अरे कौन है जो इतनी रात को यहाँ आया है? बाबा, अरे बाबा, मैं हूँ चंदू। कौन चंदू? अरे जो कल तेरे घर आया था, चंदू डाकू। अरे डाकू, पर आज तुम्हें क्या चाहिए भला? बेटा मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। मैं कुछ लेने नहीं आया, आज बस तुझसे कुछ पूछने आया हूँ। कल जब मैं यहाँ से गया तब से तेरी सारी बातें मेरे दिमाग में घूम रही हैं। मुझे बचपन से किसी ने बेटा नहीं कहा था, तूने कहा। इसलिए मैं यह जानने आया हूँ कि तेरी आखिरी ख्वाहिश है क्या, जो तू कल मुझे बताना चाहता था। अरे बेटा, मैं क्या बताऊँ तुझे। कुछ साल पहले मेरा बहुत मन था कि मैं सावन के महीने में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के लिए कावड़ लेकर आऊं। पर कुछ साल बीमारी के चलते अब मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं रही कि मैं यह काम कर सकूं। और ऊपर से मेरा बेटा भी मुझे छोड़कर शहर चला गया। अब मैं यहाँ अकेला पड़ा अपनी अंतिम सांसें गिन रहा हूँ। अब तो बस मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है बेटा कि भोलेनाथ के लिए मेरे नाम से कोई कावड़ ले आए, जिससे कि मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी बेटा। ऐसा सुनकर चंदू का मन पिघल जाता है, पर फिर भी वह था तो डाकू ही। यह सब तो ठीक है, पर मैं एक डाकू हूँ। इस काम के बदले मुझे क्या मिलेगा? बेटा, अगर तू मेरा यह काम कर देगा तो यह कुछ पैसे हैं मेरे पास जो कि मैंने बचा कर रखे थे। यह सब पैसे तू ले लेना। वैसे भी मेरे मरने के बाद इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, तो इन पैसों को तू अपने पास रख लेना बेटा। पर मेरा यह काम कर दे तू। ऐसा सुनकर चंदू सोच में पड़ जाता है और वह उस बूढ़े इंसान को ना नहीं बोल पाता। ठीक है, मैं तेरा यह काम कर दूंगा और तेरे लिए हरिद्वार जाकर कावड़ में जल भी ले आऊंगा। यह सुनकर बूढ़े बाबा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। तुम ऐसा करो,
कल सुबह ही हरिद्वार के लिए निकल जाना। और हाँ बेटा, ध्यान रखना, रास्ते में किसी भी इंसान का दिल मत दुखाना और ना ही किसी इंसान को कष्ट पहुंचाना, नहीं तो कावड़ लाने का सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। हाँ हाँ, मुझे पता है, यह सब बातें मुझे मत सिखा। भला एक डाकू कभी शांत हो पाया है? फिर अगले दिन डाकू चंदू कावड़ियों के केसरी कपड़े पहनकर कावड़ लेने निकल पड़ता है और हरिद्वार पहुंचकर जल कावड़ में भर लेता है और वापस घर की तरफ चलने लगता है। रास्ते में उसे बहुत से कावड़िया दिखते हैं। बम बोल, क्या बोलेगी, क्या बोलेगी, जय शिव शंकर, क्या बोलेगी, बोले। थोड़ी दूर चलने के बाद मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और बहुत तेज बारिश और तूफान आ जाती है। चंदू बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे कावड़ लेकर खड़ा हो जाता है। बारिश बहुत तेज होती है, सब जगह काले काले बादल छा जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद बारिश कम हो जाती है तो चंदू फिर से अपनी कावड़ यात्रा शुरू कर देता है। बम भोले, बम भोले, बम भोले, बम भोले। थोड़ा आगे जाने के बाद एक बूढ़ी अम्मा उसे रोती हुई दिखाई देती है। अरे अरे अम्मा, क्या हो गया तुझे? तू क्यों रो रही है? बेटा मैं क्या करूं? बारिश तूफान की वजह से मेरे झोपड़े की छत टूट गई है। अब मैं कैसे इसे ठीक कर पाऊंगी भला? तभी चंदू को बाबा की वह बात याद आती है कि रास्ते में जो भी उसे दुखी इंसान मिले उसकी मदद करनी है। यह सोचकर वह अपनी कावड़ को पेड़ पर टांग देता है और बूढ़ी अम्मा के घर की छत ठीक करने लगता है। कुछ ही देर बाद छत बिल्कुल ठीक हो जाती है। अरे ये लो अम्मा, छत बिल्कुल ठीक हो गई है। अरे बेटा, तेरा बहुत बहुत भला हो, तूने आज इस बुढ़िया की मदद की है। तेरा हमेशा भला हो बेटा, तेरा हमेशा भला हो। यह सुनकर चंदू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वह आगे अपने रास्ते पर चल पड़ता है। रास्ते में चलते चलते चंदू को अपनी सारी बातें याद आती हैं कि कैसे उसने लोगों की डकैतियां कर करके और इंसानों को मारकर कितना बुरा और पाप किया है। अगर वह इन पापों की जगह लोगों की मदद करता तो उसे कितना पुण्य मिलता। करीब 2 दिनों के बाद वह अपने गांव मंगलपुर पहुंचता है और मंदिर में बूढ़े बाबा की कावड़ चढ़ाकर फटाफट बाबा के घर प्रसाद देने और आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचता है। बाबा, ओ बाबा, मैं आपके नाम की कावड़ आपके कहने के अनुसार गांव के मंदिर में चढ़ा आया हूँ। कहाँ हो बाबा, आप कहाँ हो? चंदू आसपास सब जगह देखता है पर वह बूढ़े बाबा उसे कहीं नजर नहीं आते। आखिर में वह उनकी खाट के पास आकर देखता है तो वहाँ उसे एक सफेद पन्ना रखा हुआ दिखाई देता है जिस पर कुछ लिखा हुआ होता है। वह उसे पढ़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। बेटा चंदू, मैं तुम्हारी भक्ति देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ हूँ। तुमने एक बूढ़े इंसान की अंतिम इच्छा बिना किसी स्वार्थ के कावड़ लाकर की है। मैं उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। भविष्य में तुम्हारी गिनती मेरे प्रसिद्ध भक्तों में होगी। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम सदा सुखी रहो। यह सुनकर चंदू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि भोलेनाथ ने बूढ़े बाबा बनकर उसे दर्शन दिए। उसके बाद चंदू चोरी, डकैती और बाकी सभी गलत काम छोड़ देता है और भोलेनाथ का भगत बनकर केदारनाथ की तरफ चल पड़ता है।